नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिक्स जीके। जी हाँ, तो फिजिक्स के टॉप 100, जी हाँ, तो टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आने वाले, जी हाँ, तो जो कि आने वाले बिहार एसएससी के एग्जाम्स और साथ ही साथ सीजीएल एसएससी का सीजीएल, जी हाँ दोस्तों, एसएससी का सीजीएल और साथ ही साथ जीडी, जी हाँ, तो जीडी, सिविल कोर्ट, जी हाँ, तो सिविल कोर्ट इत्यादि एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, तो समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, वास्तविक वस्तु, जी हाँ, तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो किसमें नहीं बनता है? तो समतल दर्पण में जो है वो नहीं बनता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में, दोनों में ही बनता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो सीधा प्रतिबिंब जो है वो बनाने वाला कौन सा है? तो समतल दर्पण है। जी हाँ, तो समतल दर्पण जो है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा, जी हाँ, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा दर्पण बनाता है? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार, जी हाँ, तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार आप क्या है? तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, आपतन कोण जो है वो प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए डायग्राम की मदद से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो है आपतित किरण है। जी हाँ, तो ये जो है आपको आपतित किरण है और ये प्रवर्तित किरण है। जब इसमें हम बीच में लंब डालेंगे, जी हाँ, तो बीच में जब लंब डालेंगे तो ये जो कोण बन रहा है, जी हाँ दोस्तों, ये कोण बन रहा है, ये आपका आपतित कोण है, ये जो है प्रवर्तित कोण है। और इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। तो साइन आई बटे साइन आर जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। जी हाँ, तो साइन आई बटे साइन आर हो जाता है, यानी कि आपतित कोण जो है वो प्रवर्तित कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, समतल दर्पण, या तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो हमेशा जो है सीधा और आभासी होता है। अगला प्रश्न है, आंख में, जी हाँ, तो आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश को परितारिका जो है वो नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखता है। जी हाँ, तो गोल दिखता है, तो किस प्रकार का गोल दिखता है? तो चपटा गोल दिखाई देता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यह दर्पण, जी हाँ, तो यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, जी हाँ, तो सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कौन सा हो? तो वस्तु के बराबर अगर बोला जाए तो समतल दर्पण में जो है वो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक होता है। जी हाँ, तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा लेंस, जी हाँ, तो कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी जो है, मिट्टी के द्वारा लेंस को नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा जल, प्लास्टिक और कांच, इन तीनों के द्वारा जो है लेंस को, जी हाँ, तो लेंस को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है हमेशा धनात्मक होती है। जी हाँ, तो हमेशा धनात्मक होती है। और अवतल लेंस का बोला जाए, जी हाँ, तो अवतल लेंस का अगर बोला जाए क्षमता तो वो ऋणात्मक होता है। जी हाँ, तो ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायऑप्टर होता है। जी हाँ, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी, जी हाँ दोस्तों,
पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। जो तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो है कम दिखती है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पानी में डली हुई छड़ी। जी हाँ, तो पानी में डली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है। जी हाँ, तो पानी में डली हुई छड़ी जो है टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन। जी हाँ, तो अपवर्तन के कारण जो है पानी में डली हुई छड़ी, अगर हम पानी में छड़ी को डालें, या तो पानी में अगर हम छड़ी को डालें तो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन ये जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, यानी कि टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। अगला प्रश्न है दर्पण की चौड़ाई। जी हाँ, तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। जी हाँ, तो दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो सोलर कुकर की सहायता से गर्मियों में, ज्यादातर जो है वो गर्मियों में या फिर वैसे इलाकों में जहाँ अधिक तेज धूप रहती है उस क्षेत्र में खाना बनाया जाता है। जी हाँ, तो खाना बनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है रोगियों के, जी हाँ, तो रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। जी हाँ, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो आवर्धित प्रतिबिंब यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण छोटे छोटे क्षेत्रों में आसानी से इसे देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42। जी हाँ, तो 2.42 जो है हीरा का अपवर्तनांक होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है मोटर गाड़ी के चालक, यह तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। जी हाँ, तो उत्तल दर्पण जो है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जी हाँ, तो जिसको पश्च दृष्टि देखा जाता है। जी हाँ, तो सामने जो है दर्पण की बात की जा रही है, तो सामने नहीं होगा, यहाँ बगल में होगा। जी हाँ, तो जो कि अगर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर मोटरसाइकिल है तो इसके बगल में दो मिरर लगा होता है। जी हाँ, तो दो मिरर लगा होता है, यही जो है साइड मिरर होता है, ये उत्तल दर्पण का बना होता है। अगर हेडलाइट की बात की जाए, जी हाँ, तो हेडलाइट की बात की जाए तो उत्तलोत्तल लेंस की तरह ये होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है टॉर्च से किस प्रकार का पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से जो है संतृप्त प्रकाश पुंज की उत्पत्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, टॉर्च से जो है वो संतृप्त प्रकाश, जी हाँ, तो संतृप्त प्रकाश पुंज की उत्पत्ति होती है। जैसे कि अगर हम टॉर्च बनाएं तो टॉर्च कुछ इस प्रकार से होता है, जिससे एक जगह से, जी हाँ, तो एक जगह से अनेक प्रकाश पुंज निकलते हैं, यानी कि जो है ये आपको एक जगह से जब निकलता है तो उसे संतृप्त प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है सामान्य नेत्र। जी हाँ, तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। जी हाँ, तो वास्तविक और उल्टा होता है, साथ ही साथ वस्तु से छोटा। जी हाँ, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नेत्र लेंस में, जी हाँ, तो नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया यानी कि क्रिया होती है, तो किसके द्वारा होती है? तो समायोजन की प्रक्रिया जो है सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। जी हाँ, तो सिलियरी पेशियों के द्वारा जो है वो समायोजन की प्रक्रिया होती है। समायोजन की प्रक्रिया क्या होती है? नेत्र लेंस का बड़ा या छोटा होना जो है वो समायोजन की प्रक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी नेत्र का निकटतम बिंदु। जी हाँ, तो किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर जो है वो निकटतम बिंदु होता है। अगला प्रश्न है आंख की पुतली पर। जी हाँ, तो आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली जो है परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करता है। जी हाँ, तो परिवर्तित द्वारक की भांति जो है आंख की पुतली काम करती है। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है सामान्य मानव, जी हाँ, तो सामान्य मानव नेत्र की का दूर बिंदु क्या होता है? तो सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। जी हाँ, तो अनंत यानी कि कोई भी मानव जो है अनंत तक देख सकता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितनी दूरी तक वो देख सकता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है सिनेमा के पर्दे पर, ध्यान दीजिएगा, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है। जी हाँ, तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कौन रंग, जी हाँ, तो कौन रंग जिसको खतरे का, जी हाँ, तो खतरे का सिंबल
के रूप में उपयोग किया जाता है। तो खतरे का सिंगल का उपयोग जो है लाल रंग का किया जाता है। अगर जो है हम सिंगल को बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होता है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका होता है हरा। जी हाँ, तो ये होता है हरा, बीच में होता है लाल। जी हाँ, तो बीच में होता है लाल और सबसे नीचे होता है पीला। जी हाँ, तो जी हाँ दोस्तों, सबसे नीचे होता है आपका पीला। जी हाँ, तो लाल को इसलिए प्रयोग किया जाता है खतरे का सिंगल, क्योंकि इसे दूर से भी दिखाई देखा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा। जी हाँ, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। जी हाँ, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है और ऊर्जा में भी ये विद्युत ऊर्जा का। जी हाँ, तो विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। जी हाँ, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तो किस चीज का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। जी हाँ, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। और अगर बात की जाए आपको हीटर, या तो हीटर का जो तार होता है, या तो हीटर का जो तार होता है वो किस चीज का बना होता है? तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, नाइक्रोम का ये बना होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। जी हाँ, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर। जी हाँ, तो ओम मीटर जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र यानी कि जनरेटर, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो है वो अवतल लेंस लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उसके चश्मे में जो है उत्तल लेंस लगाया जाता है। अगला प्रश्न है तेज प्रकाश में, जी हाँ, तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में जो पुतली का आकार होता है वो छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, बढ़ेंगे आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। जी हाँ, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है परंतु निकट की वस्तु को, जी हाँ, तो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। लेकिन अगर कहा जाए निकट दृष्टि दोष, जी हाँ, तो निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो इसमें निकट की वस्तु को देखा जा सकता है। जी हाँ, तो निकट की वस्तु को देखा जा सकता है परंतु आपका दूर, जी हाँ, तो दूर की वस्तु को देखा नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, दूर की वस्तु को देखा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में, जी हाँ, तो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंध बिंदु कहते हैं। जी हाँ, तो जो बिल्कुल आंख के लिए सुग्राही नहीं है उसे अंध बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। जी हाँ, तो मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है उदय और, जी हाँ, तो उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो सूर्य जो है कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है? तो ये अंतर जो है वो 2 मिनट का होता है। ये जी हाँ दोस्तों, ये जो है 2 मिनट का अंतर होता है। जी हाँ, तो 2 मिनट के अंतर में ये दिखाई देता है। अगला प्रश्न जो है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष जो है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। आप लोग जानते होंगे कि इंद्रधनुष जो है कुछ इस प्रकार से बनता है जिसमें 7 रंग होते हैं। जी हाँ, तो जिसमें 7 रंग होते हैं। जी हाँ, तो 7 रंग होते हैं। सबसे नीचे जो है वो बैगनी होता है, सबसे ऊपर जो है आपको लाल होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर, यह तो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने वाले को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए कि अंतरिक्ष यात्री, जी हाँ, तो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है?
तो ये काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जी हाँ, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? तो जिस भाग पर प्रतिबिंब पड़ता है वो रेटिना, यानी कि मनुष्य के आंखों में, जी हाँ, तो आंखों में रेटिना के ऊपर जो है प्रतिबिंब बनता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो टेस्ला है। अगला प्रश्न है डायनेमो से, जी हाँ, तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से जो है दिष्ट धारा, जी हाँ, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है व्यवसायिक, जी हाँ, तो व्यवसायिक मोटरों में, जी हाँ, तो मोटरों में किस प्रकार का चुंबक का प्रयोग होता है? तो व्यवसायिक मोटरों में जो है आपको विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है मानव के, जी हाँ, तो मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो हृदय एवं मस्तिष्क, जी हाँ, तो हृदय एवं मस्तिष्क दो ऐसे भाग हैं जो कभी भी शांत नहीं होते हैं, इसीलिए इनमें चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक, जी हाँ, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, जी हाँ, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। तो दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर लीजिए। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम जो है वो आवश्यक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है शारीरिक कार्य को, जी हाँ, तो शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्य को करने के लिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो अनंत स्रोत के रूप में जो है वो सूर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा है। उसके बाद जो है आपका कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, ये तीनों के तीनों जो है, जी हाँ, तो ये तीनों को तीनों जो है वो अनवीकरणीय, जी हाँ दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, जो कि एक बार अगर खत्म हो जाए तो इसको प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर, जी हाँ, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत जो है वो सूर्य है। अगला प्रश्न है डेनमार्क को कहा जाता है? तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है, जी हाँ, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है सौर सेल बनाने के लिए, जी हाँ, तो सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है सौर सेल और ऊर्जा, जी हाँ, तो सौर सेल और सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो सीएनजी, जी हाँ, तो सीएनजी का प्रयोग जो है गाड़ी, यानी कि गाड़ी मोटरों में किया जाता है, जी हाँ, तो गाड़ी मोटरों में किया जाता है, यानी कि वाहन, या तो वाहन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एलपीजी, बायोगैस और कोयला, इन तीनों का प्रयोग जो है, यहाँ तो इन तीनों का प्रयोग जो है घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है, जी हाँ, तो ईंधन के रूप में जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वो हरित लवक है, जी हाँ, तो हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक, जी हाँ, तो कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो है
वो जूल है। जी हाँ, तो जूल जो है काज का मात्रक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है पारसेक। जी हाँ, तो पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक भी जो है आपकी दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से समय को कौन सा मात्रक नहीं है? तो समय का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष नहीं है। ये जो है प्रकाश वर्ष जैसा कि हमने अभी बताया ये दूरी का मात्रक है। इसके अलावा अधिवर्ष, चंद्रवर्ष ये दोनों जो है समय का मात्रक है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो कैंडेला है। जी हाँ, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वो आपका कैंडेला है। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है मात्रकों की, जी हाँ, तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 ईस्वी में लागू की गई। हमारा अगला प्रश्न है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को जो है हम कैलोरी से माप सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत। जी हाँ, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो एम्पीयर है। जी हाँ, तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पीयर है। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में, जी हाँ, तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की क्या इकाई है? तो लेंस की शक्ति की जो इकाई है वो डायोप्टर है। जी हाँ, तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। अगला प्रश्न है एम्पीयर, या तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर से जो है करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। जी हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा, जी हाँ, तो कौन वेक्टर मात्रा है? जी हाँ, तो वेक्टर मात्रा जो है वो बल का मात्रक है। जी हाँ, तो वेक्टर जो है वो बल का मात्रा है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। इसके अलावा वेग, संवेग, कोणीय वेग ये सारे के सारे जो हैं वो आपके सदिश राशि है। हमारा अगला प्रश्न है अदिश राशि है। जी हाँ, तो इनमें से कौन जो है वो अदिश राशि है? तो ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। इसके अलावा जो है बल, आघूर्ण, संवेग, जी हाँ, तो बल, आघूर्ण और संवेग जो है वो आपके सदिश राशि है। जी हाँ, तो सदिश राशि है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा भी लग रहा है तो इसको लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कौन सी सदिश राशि है? तो संवेग जो है वो सदिश राशि है। इसके अलावा दाब, ऊर्जा और कार्य सारे के सारे जो हैं वो अदिश राशि है। जी तो सारे के सारे अदिश राशि है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पदार्थ में, या तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये जो है इसके अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के, जी हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो है न्यूटन ने किया। जी हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। हमारा अगला प्रश्न है पास्कल। जी हाँ, तो पास्कल जो है किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। जी हाँ, तो पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है क्यूसेक से, जी हाँ, तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापा जाता है। जी हाँ, तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सबसे अधिक प्रत्यस्थ है? जी हाँ, तो कौन सबसे अधिक प्रत्यस्थ है? तो स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यस्थ है, यानी कि अगर इसे मोड़ा जाए, जी हाँ, तो इसको अगर मोड़ा जाए तो ये टूट जाता है। जी हाँ, तो ये टूट जाता है, इसे मोड़ा नहीं जा सकता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी पिंड जो है धरती की ओर खींचा चला आता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण
के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज के नियम। जी हाँ, तो आर्किमिडीज के नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम जो है वो प्लवन के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है संयंता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संयंता का एसआई मात्रक जो है वो पॉइज होता है। अगला प्रश्न है दूध से क्रीम। जी हाँ, तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बोला जा रहा है चाबी भरी। जी हाँ, तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थैतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है सूर्य की। जी हाँ, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में बदलती। जी हाँ, तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वो कम घनत्व के कारण। जी हाँ, तो कम घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला प्रश्न है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है जल में। जी हाँ, तो जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण संभव है? तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कारण जो है जल में तैरना अत्यधिक आसान है या फिर संभव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। जी हाँ, तो अदिश राशि है। इसके अलावा वेग, विस्थापन, बल ये सारे के सारे जो हैं वो आपके सदिश राशि है। जी हाँ, तो सदिश राशि है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है यंगस्ट्रम। जी हाँ, तो यंगस्ट्रम क्या मापता है? तो यंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्ध्य मापता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने। जी हाँ, तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। जी हाँ, तो डेवी ने जो है वो बर्फ के दो टुकड़ों को। जी हाँ, तो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर इन्हें पिघला दिया था। अगला प्रश्न है उष्मा एक प्रकार की। जी हाँ, तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण जो है रामफोर्ड ने दिया था। जी हाँ, तो रामफोर्ड ने इसका सबसे पहले प्रमाण दिया था। अगला प्रश्न है लोहे की सुई। जी हाँ, तो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इसका परिघटना का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। जी हाँ, तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की जो सुई होती है वो पानी पर। जी हाँ, तो पानी पर जो है ये तैरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का घनत्व जो है वो सबसे कम होता है। इसके अलावा मरकरी का ज़्यादा होता है, स्वच्छ जल का भी ज़्यादा होता है, नमकीन जल का भी ज़्यादा होता है, लेकिन पेट्रोल का जो है इन सभी में से सबसे कम होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? तो 1 हॉर्स पावर में जो है वो 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है बर्नौली परिमेय। जी हाँ, तो बर्नौली परिमेय जो है किस पर आधारित है? तो बर्नौली परिमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है बर्फ पर। जी हाँ, तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। जी हाँ, तो इसका गलनांक घट जाएगा। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। आप लोग बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो।